नमस्कार, आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से ओनली आईएएस हिंदी माध्यम चैनल पे। दोस्तों, एक बहुत ही महत्वपूर्ण अपडेट्स आप लोगों से साझा करने के लिए यह सेशन रहने वाला है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने अभी हाल ही में रेपो रेट, जिसको रिवर्स परचेज ऑप्शंस भी कहा जा सकता है, उसे कम कर दिया है 0.25 बेसिक पॉइंट से। इसको समझने की कोशिश करते हैं दोस्तों हम लोग। ये हमारे जीएस पेपर 3 में और जीएस पेपर 2 में इकोनॉमी और गवर्नमेंट इनिशिएटिव्स दोनों में काफी महत्वपूर्ण सिद्ध होने वाला है। अभी आज आरबीआई की मौद्रिक नीति समिति है, मॉनेटरी पॉलिसी कमिटी, इसकी मीटिंग होती है दोस्तों। यह पहली मीटिंग आपके पास में इस वर्ष की देखने को मिल सकती है आपके पास में, बट हर 3 महीने से यह मीटिंग होती है, यानी हर त्रैमासिक है ना, यह मीटिंग होती रहती है आपके पास में। और हर 3 महीने में आरबीआई के गवर्नर के साथ में 2 और अन्य अधिकारी और सरकार के 3 रिप्रेजेंटेटिव मिलकर के बैठते हैं और भारत में ब्याज दरें क्या हो, महंगाई क्या हो, मुद्रास्फीति से लेकर के कई सारे और आर्थिक स्थिरता के पहलुओं पर निष्कर्ष करते हैं। यहाँ पे प्रॉपर वोटिंग के माध्यम से निर्णय होता है, जहां पे गवर्नमेंट का भी रिप्रेजेंटेटिव्स 3 होते हैं और आरबीआई के भी 3 रिप्रेजेंटेटिव्स होते हैं। अगर कहीं पे भी लॉक जैम हो जाता है तो टाई की कंडीशन में आरबीआई के गवर्नर का वोट जो है वह निर्णायक सिद्ध होता है। पर अभी ऐसे कोई भी निर्णय की आवश्यकता नहीं रही। आरबीआई की मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी के 6 के 6 सदस्यों ने सर्वसम्मति से यूनानिमसली ये निर्णय लिया गया कि भैया हम रेपो रेट को 0.25 है ना, 25 बेसिक पॉइंट से हम लोग कम करने वाले हैं। पहले क्या थी आपके पास में दोस्तों, यहां पे पहले थी 6.5% और अब कितनी है 6.25%। तो ये 0.25% का जो घटौतरी की गई है आपके पास में, उसे आरबीआई की लैंग्वेज में 25 बेसिक पॉइंट्स कहा जा रहा है। हमारे लिए बहुत ही असहज होगा कि सर खाली 0.25% यानी पाव, ऑलमोस्ट 1/4, इतना कम करने से क्या ही हो सकता है सर। पर इसका बहुत ही लॉन्ग टर्म इंपैक्ट पड़ सकता है हमारी अर्थव्यवस्था पे। आइए जानने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले ये जानिएगा कि कोविड वाले टाइम के अंतर्गत हमारा जो रेपो रेट था वह ऑल टाइम लो रखने की कोशिश की थी हमने। लगभग पहले 5 के करीब था, फिर साढ़े 4 हुआ, फिर 4 के करीब रहा। तो कोविड का पूरा ड्यूरेशन जो है 2021-22 तक लगभग कितना रखा हमने, 4%। पर जैसे जैसे महंगाई बढ़ने लगी, हमने रेपो रेट भी बढ़ाना शुरू किया उस महंगाई, उस इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए। और अभी हाल में हमने रेपो रेट कितनी देखने को मिली, 6.5। अभी आरबीआई की मौद्रिक नीति समिति ने कहा कि मैं इस रेपो रेट को कम कर देने वाली हूं 25 आधार अंक या बेसिक पॉइंट्स के अनुसार। तो यहां पे 6.5 से घट के कितनी हो गई है, 6.25 के करीब यह परसेंटेज के आसपास में रेपो रेट रहने वाला है। अब इसको लिंक किया जाता है बैंकों के द्वारा जो ब्याज दर होती है उसके साथ में। तो यह बेंचमार्क इंटरेस्ट रेट के साथ में लिंक की जाती है, यानी आरबीआई ने अगर रेपो रेट 6.5% रखी है, अन्य बैंकों को भी, अन्य संस्थानों को उधार देने के लिए, लोन देने के लिए, ऋण देने के लिए 6.5% की रेट का अनुसरण करना होगा। आरबीआई जब इस रेट को बढ़ाती है तो स्वतः ही बैंकों का भी ब्याज दर बढ़ जाता है। जब इस रेट को घटाती है तो स्वतः ही बैंक उसका अनुसरण करते हैं, क्योंकि ये बेंचमार्क है, ये पॉलिसी रेट है ना। तो यहां पे रेपो रेट घटते ही बैंक भी अपने जो ऋण देते हैं उस पे ब्याज दरों को काट देते हैं, कम कर देते हैं, मतलब ऋण सस्ता हो जाता है। अब यह बताया जा रहा है कि इस अगले वित्त वर्ष के लिए हमारी विकास दर जो है जीडीपी की लगभग 6.7% रहेगी। इन्फ्लेशन का टारगेट हम कर रहे हैं कि 4% के आसपास में। मॉनेटरी पॉलिसी जो डिसीजंस होते हैं एमपीसी कमेटी के, उसमें यह कहा जाता है कि 4% ±2% है ना, ये हम लोग लक्ष्य लेके चलते हैं। कितना लक्ष्य लेके चल रहे हैं, 4% के करीब तो जो है हमको रखना है। 2% ऊपर चली जाए 6% तक, 2% नीचे चली जाए यानी 2% तक, तो हमें बैंडविड्थ कितनी मिली है, 2% से लेकर के 6% तक हमारी इन्फ्लेशन रेट, मुद्रास्फीति रेट, महंगाई रेट रह सकती है। अब इसके अलावा इस मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी की मीटिंग में एक और निर्णय लिया गया, जिसमें हम लोग साइबर धोखाधड़ी और कैसे विदेशी मुद्रा बाजार में आरबीआई के द्वारा हस्तक्षेप किए गए उन पर भी टिप्पणी की गई है। इसकी विषय वस्तु जानने की चेष्टा करते हैं। पिछले 5 वर्षों में ऐसे पहली बार हुआ है कि आरबीआई ने 0.25 बेसिक पॉइंट से रेपो रेट को कम किया है। अभी एक हफ्ते पहले 1 फरवरी को जो बजट आया था, निर्मला सीतारमण जी के द्वारा संसद में पेश किया गया, वहां आयकर में भी कटौती की गई ताकि मिडिल क्लास के पास, सैलरीड क्लास के पास में ज्यादा से ज्यादा इनकम बचे। वो जब खर्च करेंगे उपभोग के ऊपर तो इससे हमारी इकोनॉमी में कहीं न कहीं और बेहतर वृद्धि देखने को मिलेगी। कहा जा रहा है कि सर हम लगभग अगले वर्ष, इस वित्त वर्ष में 25-26 में 6.7% से ग्रो करने वाले हैं और महंगाई लगभग 4.2% रहने की अनुमान है।
डिजिटल भुगतान के साथ साथ में विदेशी मुद्रा की स्थिरता के लिए भी आरबीआई लगातार काम कर रही है। अब आप कहोगे सर इस 0.25 पॉइंट से कम करने से क्या ही फायदा होगा? देखिए, ये जो 25 बेसिक पॉइंट है, इसमें रेपो दर की कमी जो की जाती है, इससे लगभग 1 लाख से लेकर के 1.5 लाख करोड़ रुपया अतिरिक्त बैंकों के द्वारा जो है लोन में दिया जाएगा। मतलब 0.25 इंटरेस्ट रेट कम करने से सोचिए हमारी अर्थव्यवस्था में एक्स्ट्रा कितनी लिक्विडिटी पहुंच रही है, लगभग 1.5 लाख करोड़ रुपया जो है अतिरिक्त हमारे बैंकों के द्वारा लोन दिया जाएगा। मार्केट में लिक्विडिटी, तरलता, पैसा ज्यादा पहुंचने वाला है। अच्छा, इससे बैंकिंग उद्योग चलेगा और अन्य इंडस्ट्रीज को फायदा होगा। जो उपभोक्ताओं को हाथ में जो पैसा पहुंचेगा वो ज्यादा खर्च करेंगे। शेयर मार्केट पर भी पॉजिटिव पॉइंट पड़ सकता है, पर इसे नियंत्रण रखना जरूरी है, क्योंकि अत्यधिक तरलता महंगाई का कारक भी बन सकती है और वित्तीय अस्थिरता का भी कहीं ना कहीं एक सूचक हो सकती है। अब हमें पता है कि हमारे रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के साथ में मिलकर मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी जो है वह मौद्रिक नीति से जुड़े हुए फैसले लेती है। बजट सरकार लेके आती है वह फिस्कल पॉलिसी से रिलेटेड है, जबकि मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी जो निर्णय लेती है रेपो रेट से लेकर इन्फ्लेशन से लेकर के, यह मॉनेटरी पॉलिसी मौद्रिक नीति से रिलेटेड है। हमारी बैंकों का काम क्या होता है, आरबीआई का काम क्या होता है? मुख्यतः मॉनेटरी पॉलिसी के तरीके से मुद्रास्फीति को कंट्रोल रखना, वित्तीय स्थिरता रखना और देश के आर्थिक विकास की कोशिश करना कि ज्यादा से ज्यादा हमारी कंट्री की जीडीपी जो है वह ग्रो करे। पर रेपो दर में अभी जो कटौती की गई, इसका क्या मतलब है कि आरबीआई जो है वह बैंकों को क्या देती है? सस्ता लोन देती है। अब यह सस्ता कर्ज जब बैंकों को मिलेगा कम इंटरेस्ट रेट पे, कम रेपो रेट पे, तो यहां पे वह पैसा आगे बैंक उपभोक्ताओं को देगी, उद्योगों को देगी, तो इससे ऋण भी तो सस्ता होने वाला है, आर्थिक गतिविधियों को बढ़ावा मिलेगा, मतलब इकोनॉमिक एक्टिविटी और बढ़ने वाली है। 1 मिनट लेना चाहूंगा आपका महत्वपूर्ण जानकारी के लिए। दोस्तों, हम प्रीलिम्स 2025 की तैयारी के लिए आपके लिए लेके आ रहे हैं तेजस 2025, जो कि है यूपीएससी प्रीलिम्स का रिवीजन प्रोग्राम। यहां पे आप 3000 से ज्यादा जीएस के क्वेश्चंस और 1100 से ज्यादा सी सेट के क्वेश्चन लाइव और रिकॉर्डेड के साथ में, कहीं न कहीं आपके सेक्शनल टेस्ट है, सी सेट के टेस्ट है, फुल लेंथ टेस्ट है और लाइव डिस्कशन और वीकली मेंटरशिप वेबिनार आपको अवेलेबल होगी, जो आपकी तैयारी को और बेहतर करेगी। इसी के साथ आप यहाँ पे इस क्लास के रिलेटेड जो भी क्वेरीज है उसके लिए टेलीग्राम चैनल फॉलो कर सकते हैं। कंटेंट है डेली न्यूज एनालिसिस, एडिटोरियल एनालिसिस का सारा कंटेंट माइंड मैप यहां फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगा आपको। मूविंग फॉरवर्ड, हम यहां पे ऑलरेडी जो बात कर चुके हैं कि भैया यहां पे जो उधारी की जो ब्याज दरें हैं वह कम होने वाली, तो उपभोग और निवेश इन्वेस्टमेंट बढ़ेगा, लोन जो है वो काफी सस्ते होने वाले, ईएमआई सस्ती होगी, उपभोक्ताओं के लिए बेहतर है। क्यों सस्ती हो रही है? क्योंकि रेपो दर कम हो रही है। रेपो दर क्या होता है? अल्पकालिक आरबीआई के द्वारा कॉमर्शियल बैंक्स को जो लोन दिया जाता है उससे रेपो रेट कहते हैं। बैंकों को जब सस्ते में लोन दिया जाएगा तो यहां पे मार्केट में पैसा, लिक्विडिटी, तरलता बढ़ेगी, लोन सस्ते होंगे, अर्थव्यवस्था में ज्यादा नकद, ज्यादा लिक्विडिटी, ज्यादा पैसा पहुंच पाएगा। अब ऐसे में क्या होगा आपके पास में, यहां पे रेपो रेट से कई बार मुद्रास्फीति, महंगाई जरूर बढ़ सकती है आपके पास में, पर उपभोक्ता ऋण जो है वह सस्ता होता है। तो हमारी अर्थव्यवस्था के लिए ये काफी अच्छा होगा कि सर हम 6.7%, जो कि एक एवरेज डेवलपिंग कंट्रीज की ग्रोथ रेट से काफी ज्यादा है, उस रेट पे ग्रो करने वाले हैं दोस्तों। और मुद्रास्फीति को भी हम लोग कंट्रोल में रखते हुए यहां पे बढ़ने की कोशिश करने वाले, क्योंकि मुद्रास्फीति का जो सबसे आपके पास में एक आदर्श स्कोर हो सकता है कि सर 4% के आसपास, हम पहले ही वहां पे, तो आरबीआई के पास में एक विंडो है कि इसको थोड़ा और बढ़ाया जा सकता है। इन्फ्लेशन जो है, जैसे कि उपभोक्ता मूल्य सूचकांक, कंज्यूमर जो प्राइस इंडेक्स है आपके पास में, उस पर दिसंबर में देखा जाए तो हम लगभग 5.2% तक महंगाई जो थी गिर गई, पर धीरे धीरे Q1 जो आया आपके पास में उसमें हम लोग 4.5, 4, 3.8 और 4.2 रहने का इन्फ्लेशन का अनुमान है। मतलब मुद्रास्फीति, महंगाई वाली जो चीज है वो धीरे धीरे लक्ष्य के अनुरूप हो रही है। तो इसीलिए आरबीआई ने कहा कि जब महंगाई ज्यादा नहीं बढ़ रही है, महंगाई हद के अंदर है, तो अब हम रेपो रेट को क्या कर सकते हैं? यहां पे बढ़ा सकते हैं दोस्तों। इसी के अलावा आरबीआई ने यह भी कहा कि मैं फॉरेक्स मार्केट यानी विदेशी मुद्रा विनिमय के लिए भी कार्य कर रही हूं। इन्होंने कहा कि मेरा जो हस्तक्षेप है वो सिर्फ स्थिरता बनाए रखने के लिए है, मैं कोई एक्सचेंज रेट को रेगुलेट करने का प्रयास नहीं कर रहा हूं। ये काम चाइना के द्वारा किया जाता है, वो डिवैल्यू करता है अपनी करेंसी को, हम ये काम नहीं करते, हम डिमांड एंड सप्लाई पे काम करते हैं।
आरबीआई के पास में गत महीने लगभग $700 बिलियन का फॉरेक्स रिजर्व था। उसमें से लगभग हमने 60-70 बिलियन डॉलर जो हैं वह वापस डॉलर्स खर्च कर दिए, सो दैट रुपीज और डॉलर के बीच की आपूर्ति श्रृंखला जो है वह बेहतर हो सके और रुपी का फ्री फॉल अरेस्ट किया जा सके। मतलब आरबीआई विदेशी मुद्रा बाजार में स्थिरता बनाए रखने के लिए, एक्सचेंज रेट को खास तौर पर एक बनाए रखने के लिए प्रयास नहीं करती, सिर्फ अस्थिरता को नियंत्रित करती है कि रुपी इतना फ्री फॉल ना हो जाए। अब एक और चीज पे एमपीसी ने बात की है कि साइबर धोखाधड़ी होती है। कई बार आप नेट बैंकिंग पे लॉगिन करते हो, मोबाइल के लिए ऑनलाइन जाने की कोशिश करते हो कि भैया कोई क्वेरी है, कोई बैंक से रिलेटेड डेटा लेना है, पर अब आप उसके लिए क्या करते हो, जैसे एचडीएफसी या एसबीआई ट्राई किया तो ऐसी 4 वेबसाइट आती है, आप कोई से भी एक पे क्लिक कर दे तो जो एसबीआई जैसी दिखती है वहां पे अपना क्रेडेंशियल डाल दे तो आपका डेटा पूरा लीक हो जाता है। तो यहां पे साइबर धोखाधड़ी से निपटने के लिए आरबीआई ने कहा कि इंटरनेशनल डिजिटल पेमेंट करना है ना, कभी आपको पता चलता है कि भैया क्रेडिट कार्ड से इंटरनेशनल पेमेंट उठ गया या अकाउंट से उठ गया, तो उसके लिए उन्होंने कहा 2 फैक्टर ऑथेंटिफिकेशन जरूरी होगा। इस 2 फैक्टर ऑथेंटिफिकेशन में आपका यूजर नेम और पासवर्ड डालने के बाद में भी आपके मोबाइल पे मैसेज आएगा, कॉल आएगा और प्रॉपर वेरिफिकेशन होगा, तभी एक्सेस जो है यहां पे होगी। तो फ्रॉड में कमी देखने को मिल सकती है, बैंकों की गलत वेबसाइट तक लोग ना पहुंच जाए, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस की। इसके लिए अगर कोई बैंक होगा तो उसकी ऑफिशियल वेबसाइट के आगे बैंक.इन यानी अलग से डोमेन, तो इंटरनेट का डोमेन अलग से दिया जाएगा ताकि बैंकों की सिक्योरिटी जो है वो अच्छा, क्योंकि सारा फाइनेंशियल डेटा है। कई फाइनेंशियल वित्तीय संस्थान है, उनके लिए भी fin.in करके जो है डोमेन पेश किया गया है। तो आरबीआई ने अलग से यहां पे कहा 2 फैक्टर ऑथेंटिफिकेशन और सेपरेट बैंक्स के लिए और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट्स के लिए जो है हम डोमेन लेके आ रहे हैं, ताकि कोई भी मिली जुली जो है वेबसाइट ना हो, क्योंकि जो भी चोर होगा उसको ये पता हो जाएगा कि भाई मैं कोशिश ही नहीं कर सकता, वो बैंक.इन क्रिएट ही नहीं कर सकता, वो fin.in क्रिएट ही नहीं कर सकता, क्योंकि ये सिर्फ आरबीआई के द्वारा दिया जाएगा और ये सिर्फ बैंकों के लिए होगा और सिर्फ वित्तीय संस्थानों के लिए होगा। तो ज्यादा सिक्योरिटी के साथ में कार्य होने वाला है। तो आज इस क्लास में हमने सीखा रेपो रेट, इन्फ्लेशन, एमपीसी, फॉरेक्स मार्केट और सीपीआई की बेसिक जानकारी। निष्कर्ष यही है कि आरबीआई के यह निर्णय लगातार आर्थिक विकास को बढ़ावा देने के लिए है, ताकि ब्याज दरों को कम किया जाए, उपभोग जो है, आर्थिक गतिविधियां जो है वो ज्यादा प्रोत्साहित की जाए। एक सकारात्मक कदम की तरफ देखा जा रहा है। हालांकि दुनिया में बहुत अनिश्चितताएं हैं, आपके पास में ट्रेड, टैरिफ वॉर, अमेरिका चीन की यहां पर बात की जा रही है, व्यापार युद्ध हो सकता है, पर निवेश की स्थिति पर हमें ध्यान देना है कि जब विदेशों से निवेश नहीं आ रहा है तो हमें कोशिश करना है कि हमारा उपभोग बढ़े, हमारी अर्थव्यवस्था जो है वह रोटेशन में आए। तो हमें नीतिगत कार्यवाही की तरफ यह एमपीसी का कदम देखना चाहिए। आपके लिए कुछ प्रश्न है। अब अगर आप आरबीआई के बारे में जानते हो तो आरबीआई की टाइमलाइन और हिस्ट्री के बारे में बताओ। 2026 में किस कमीशन ने एक केंद्रीय बैंक स्थापित करने की सिफारिश की थी? इसी कमीशन की रिकमेंडेशन पे आगे जाके आरबीआई की स्थापना होती है, पर आरबीआई की स्थापना किस वर्ष हुई थी? फिर आप मेरे को बताओगे कि आरबीआई का राष्ट्रीयकरण किस वर्ष हुआ? आरबीआई पहले एक निजी निकाय की तरह कार्य कर रहा था, राष्ट्रीयकरण कब हुआ? फिर बताओगे कि 1991 में आप देखेंगे कि सबसे ज्यादा एलपीजी रिफॉर्म के बाद आरबीआई जो है आर्थिक उदारीकरण की तरफ कार्य करता है। एमपीसी नीति और विनियमन में ढांचा जो है आपके पास, उसका रोल और बढ़ता है। 2016 में मोदी जी के आने के बाद में एक नई नीति समिति बनाई गई। ये कौन सी नीति है? मौद्रिक नीति है या आपके पास में राजकोषीय नीति? कमेंट करके बताओ किस समिति का गठन हुआ 2016 में। ये भी बताएंगे आप लोग कि किस वर्ष पहली बार 5 वर्षों में रेपो रेट को कम किया गया और 6.25 पे अभी रेपो रेट आई है। सो ये सारे प्रश्न हमने क्लास में डिस्कस किए हैं। लेट मी नो योर आंसर इन द कमेंट सेक्शन। विद दिस बीइंग सेड, थैंक यू। जय हिंद, सर्वदा शक्तिशाली। गॉड ब्लेस यू ऑल।